हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण सेम है तो उनकी रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन आपके एयरफोर्स और नेवी के पेपर में आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। अब देखो, आई होप कि आज के आप सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कर लोगे, उसके बाद वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर बताओगे कि आज के क्वेश्चन में से कितने आप खुद से कर पाए थे। तो चलो बराबर करते हैं। इसके लिए आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। इंडिविजुअली उन फॉर्मूलों पे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ठोस गोले की बात करेगा तो 2/5 mr² होता है। अब ठोस है तो उसके लिए r s की सॉलिड कर लेते हैं स्क्वायर। इन्होंने इक्वल करवाया है उसको एक पतला गोलीय कोष यानी कि हॉलो स्फीयर के। तो हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है 2/3 mr। अब हॉलो स्फीयर है तो इसको हम r h लिख देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बस अब होता है ना फॉर्मूलों का कमाल, तभी मैं कहता रहता हूँ कि फॉर्मूले अगर याद होंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब देखो, उन्होंने कहा था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठोस का था उसको खोखले के बराबर कर दिया हमने, ठीक है। 2 और m से 2 और m कट गया, ठीक है। अब आप देखो, हमें सॉलिड का रेशियो निकालना है हॉलो से, तो हम इधर सॉलिड रहने देते हैं और आर एच हम इधर लाते हैं। तो आर एच का स्क्वायर इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 5 इधर बटे में है तो इधर आके 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 5/3 हमारा आ गया आर एस का स्क्वायर बटे आर एच का स्क्वायर। लेकिन जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि √5/√3, यानी कि डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया। तो देखो, हमें क्या था कि अभी ये दो फॉर्मूले जो हमने बताए हैं, दो तरह के, दो कैटेगरी के लड़के होंगे। एक तो वो जो उन्होंने इंस्टेंट दोनों फॉर्मूले लिख लिए, हॉलो का क्या होता है, सॉलिड का क्या रहता है। और एक वो होंगे जो बेड पे लेटे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि बस लेटे ही रहोगे। अदरवाइज अगर IQ आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तब तो अलग बात है। अदरवाइज़ आप अगर पेन पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हो, एफर्ट नहीं लगा रहे हो, तो फिर उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, दोनों ही फर्स्ट स्लाइड के दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। एक रॉड है, उसका मास m और लेंथ l है, ठीक है। उस छड़ के एक सिरे से l/3 दूरी पर उसकी लंबाई के लंबवत जो जड़त्व आघूर्ण हो है वो क्या होगा। देखो, वैसे तो इसका आंसर ये है, इसमें डार्क कर रखा है येलो से। फिलहाल इसको समझ लेते हैं, एक बार समझने पे फोकस करना। उसके बाद l/3 आप पेपर में देखोगे, आप सीधा 9 वाला क्लिक करोगे, वो तो मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो इसको, ठीक है। क्या है कि आप एक बात बताओ, यहाँ से हमने ये रॉड है, ठीक है, सपोज इसकी लेंथ पूरा l है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है इसका। सेंटर ऑफ मास अगर ये है तो ये दूरी l/2 होगी और रेस्ट ये दूरी l/2 होगी, ठीक है। ये तो सबको पता होगा। अब एक बात बताओ, एक सिरे से कोई एक सिरा लेते हैं, हमने एक सिरा ये ले लिया, इससे l/3 दूरी पर, तो इधर हम l/3 दूरी चल के हम सपोज यहाँ पे आ पाए, तो यहाँ पे ही तो बात कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, ये इसके यहाँ पे हमें बताना है लंबाई के लंबवत, तो इसमें और इसमें हम पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा सकते हैं। जो थ्योरम क्या कहती है, MCM सेंटर ऑफ मास के वो, और प्लस MD²। तो आप ये बताओ, सेंटर ऑफ मास का कितना होता है रॉड के लिए, ML²। अब देखो, इतना करने के बाद मैं उसमें पैरेलल, मैंने ये बताया कि कैसे लग सकती है थ्योरम। अब वो सीधा लगाता हूँ, सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, MCM प्लस MD²। अब जो रॉड के लिए क्या होता है सेंटर ऑफ मास, ML²/12 होता है, प्लस M। अब D यहाँ कितनी रखूँ। अब देखो, यहाँ से ध्यान से सुनना, ये सेंटर ऑफ मास और यहाँ पे हमें लगाना था, तो ये दूरी l/3 है, ठीक है। अब यही तो दूरी हमें पता चलानी है कि कितनी है, पूरी l/2 है ये, तो ये इतनी बची हुई l/6 नहीं हो जाएगी, क्योंकि l/2 में से जब l/3 घटाएंगे तो l/6 रखेंगे। हमें यही दूरी तो रखनी है, जब इसमें हम समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे तो d का मान l/6 रखेंगे, उसका वर्ग करेंगे तो ml²/6 का वर्ग 36। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 36 है नीचे, तो लघुत्तम 36 लेंगे, तो 3 और 1 4/36, यानी कि 9 बार कट जाएगा, यानी कि ml²/9। अब देखो, मैंने समझा दिया आपको पूरा फुल्ली जितना मैं बता सकता था। बाकी अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, ये एक बार आ चुका है नेवी के पेपर में, SSR में, तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो मैं तो यही कहूँगा यार, याद कर लो तो और अच्छी बात है। L 3 है, 3 का वर्ग 9 है, अगर l/3 दूरी पे होता है तो ML²/9 हो जाता है, बस याद रख लो, ठीक है। और सिंपल अगर रॉड के लिए बात करता है तो ML²/12 रहता है। दो मैंने फॉर्मूले ऊपर बताए। तो ऐसे अगर आप फॉर्मूले याद करते हो तो आपको पता एग्ज़ाम में रियलाइज़ होगा कि आपको कितनी हेल्प होगी। एक आइडियल गैस के लिए उसकी, चलो हम ये नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। CP और CV, जो CP होता है वो स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये CV होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है।
अब हमें कौन सा हमें ट्रू है वो बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखो जो पेपर दे रहे हैं उनको पता होगा। अब देखो हाइड्रोजन गैस कैसी गैस होती है, मोनोएटॉमिक होती है कि डाइएटॉमिक, द्विपरमाणुक, H2 होती है ना द्विपरमाणुक। अगर हीलियम की बात करता तो एक परमाणुक होती है, नाइट्रोजन की बात करता N2 दिख रहा है ना द्विपरमाणुक। तो ये सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि वो एक परमाणु गैस है, मोनोटॉमिक है या डाइएटॉमिक है। तो ये डाइएटॉमिक है, ठीक है। डाइएटॉमिक से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि उसकी फ्री डिग्री 5 होंगी। अगर मोनोटॉमिक जैसे हीलियम होता तो उसके लिए फ्री डिग्री 3 होती। तो इस क्वेश्चन से कुछ बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले एक Cp का फॉर्मूला आप लिख लो। Cp का फॉर्मूला होता है फ्री डिग्री बटे 2 + 1, ठीक है, इंटू आर। ये होता है Cp का फॉर्मूला। Cv का फॉर्मूला आपका होता है सीधा सीधा फ्री डिग्री बटे 2 इंटू आर, ठीक है। अब फ्री डिग्री आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है यानी कि मोनो एटॉमिक नहीं है, डाइएटॉमिक है, तो 5/2 Cv होगा। इन्होंने उल्टा कर दिया है, Cp यहाँ पे 5/2 कर दिया है, जबकि Cp हमारा 5/2 + 1 करेंगे तो 7/2 होगा। यानी कि ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, कट गए। अगर ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये बहुत कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये Cp - Cv = 1.99 कैलोरी प्रति ग्राम। वैसे आपको एक बात और बताऊं कि रिगबर्ड नियतांक की मैंने एक वीडियो में विमा गलत बता दी थी। मैंने T⁻⁻1 बता दी थी इंस्टेड ऑफ L⁻⁻1, क्योंकि प्रति मीटर होता है ना उसका मात्रक। उसका मान कितना होता है 1.9 × 10⁻7 प्रति मीटर। प्रति मीटर का मतलब मीटर नीचे आ रहा है, मतलब L मीटर का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, लेंथ की पावर -1, ये डायमेंशन होती है, ठीक है, उसकी रिगबर्ड कांस्टेंट। पृथ्वी तल पर किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो T1 तथा पृथ्वी की सरफेस से RE हाइट पर अगर हम ले जाएं उसे, तो फिर टाइम पीरियड T2 है। जहाँ पे RE क्या है कि अर्थ की रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो फिर उनके जो टाइम पीरियड का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक तो आपको पता हो कि टाइम पीरियड जो वो होता है वो क्या होता है 2π, पेंडुलम के लिए उसकी लेंथ और ग्रेविटी, ठीक है, ये फॉर्मूला फर्स्ट थिंग। लेकिन इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि टी में और जी में एक रिलेशन मिल रहा है, लेकिन हमें टी में और उसकी रेडियस में रिलेशन चाहिए। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आप जानते हो जी का जिसमें जी और रेडियस में रिलेशन हमें मिल पाए। तो हाँ, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है GME बटे उसका रेडियस का स्क्वायर, यही तो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, आई नीड योर 100% कंसंट्रेशन। अगर एक बात बताओ, टी जी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जी आर ई के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर टी और जी दुश्मन है और जी और आर ई दुश्मन है, तो फिर टी और जी दोस्त हो जाएंगे। मेरी बात समझो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। या तो ऐसे समझो इसको, या ऐसे समझो, अगर टी इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के और जी भी इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर ई के स्क्वायर के। बात बड़ी थी लेकिन कुछ ही होंगे जो समझ पाए होंगे। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं लिखूं T2/T1, यानी कि T2/T1 को लिखूं तो वो क्या लिख सकता हूं, एक तो लिख सकता हूं G/G' जो फाइनली हुआ होगा उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था 2π√L/G। लेकिन बिकॉज जी भी आर ई स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो आर ई फाइनली कितनी हुई होगी, आर ई हाइट पे ले गए हैं और पहले उसके सरफेस पे देखो, यहाँ पे था पहले सरफेस पे, उसे और आर ई हाइट पे ले गए, तो एक बार त्रिज्या और 2 बार तो 2RE हो गई होगी फाइनली, और इनिशियली रही होगी RE। तो बस इतना करना था। अब देखो इसका स्क्वायर होता है, क्योंकि जी में हमने देखा कि RE के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो स्क्वायर कर दिया। अब RE के स्क्वायर से RE का स्क्वायर कट गया, 2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा, और 4 हमारा वर्गमूल से बाहर आएगा तो 2 बचेगा। यानी कि फाइनली T2/T1 हमारा मिल गया 2/1, यानी उनका जो रेशियो होगा वो 2 अनुपात। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, T1/T2 नहीं है, T2/T1 होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं। तो देखो क्या है कि अब हो सकता है कुछ को प्रॉब्लम हो रही हो इनको डाइजेस्ट करने में, क्योंकि मैं कुछ हो सकता है कि बाउंस हो रहा हो, तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन और ये इसका आंसर हुआ। कैसे हुआ मैंने बता दिया, आप एक बार रिपीट करके देखोगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी के अकॉर्डिंग एक फ्री फॉलिंग बॉडी का जो वेलोसिटी है वो जी की पावर p और h की पावर q के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जहाँ पे h डिस्टेंस है। तो फिर हमें p और q के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो देखो जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से इस तरह के अगर डायमेंशन से कोई न्यूमेरिकल बना तो वो इस तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत पूछे जा रहे हैं एयरफोर्स और नेवी में, फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार सभी क्वेश्चंस को आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करते रहना, जिससे आप इवेल्युएट कर पाओ अपने आप को। तो हमें क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी को हम इक्वेट कर सकते हैं जी की पावर p और h की पावर q के।
क्योंकि इन्होंने कहा है कि पिंड का वेग। अब कुछ नहीं करना है आपको विशेष, इसमें क्या करना है कि डायमेंशंस को इक्वेट करना होता है। जैसे वेलोसिटी की हम डायमेंशन लिखें, क्या होगी, Lt⁻⁻1। वेलोसिटी की विमा यही तो होती है वेग की। अब जी इन्होंने कहा है त्वरण है, और त्वरण की विमा क्या होती है, Lt⁻²। तो त्वरण की जी की पावर कितना करना है, p करना है, p कर दिया इनटू। अब h की जगह पे h एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस की विमा l होगी और उसकी पावर हमने q कर दिया। अब हमें क्या करना है कि पावर को इक्वेट कर देना है। और देखो 90% क्वेश्चन हो चुका है, अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है। हमें सिखाना यही था कि वेलोसिटी को इक्वेट, वेलोसिटी इन्होंने कहा है तो हमने वेलोसिटी को इक्वेट किया इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम डायमेंशन को इक्वेट किस तरह से करेंगे, जैसे इधर अगर हम देखें तो t की डायमेंशन कितनी है, -1। तो LHS में t की पावर है -1 और RHS में t की पावर कितनी है, इधर तो t है नहीं, इस वाले में t की पावर -2p। तो -1 बराबर -2p करेंगे तो यहाँ से माइनस का माइनस कटेगा, तो p का वैल्यू हमें 1/2 मिल गया। एक वैल्यू हमें मिल गई जब हमने t का कंपैरिजन किया, तो p का वैल्यू हमें मिल गया 1/2। ठीक है। सिमिलरली आप जब l की डायमेंशन को इक्वेट करोगे तो l की डायमेंशन इधर कितना है 1, तो इधर है 1 = उधर l की डायमेंशन, इसका l का पावर कितना है p और l का पावर q, तो उधर RHS में l का ओवरऑल पावर p + q हो जाएगा, तो 1 = p + q हो जाएगा। अब देखो आप p का मान हमें पता है 1/2 है, और इन दोनों का अगर रिजल्ट 1 है तो p अगर आधा है तो q भी आधा होगा, तभी तो जुड़ के 1 हुआ होगा। यानी कि दोनों ही वैल्यूज़ 1/2 × 1/2, 1/2 आ गई। अब देखो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी स्क्रीन पे खिचड़ी, बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं कि खिचड़ी बना देते हो स्क्रीन पे यार, कुछ समझ नहीं आता है। तो देखो कॉपरेट तो करना ही पड़ेगा, अगर कुछ सीखना है तो फिर यू हैव टू कॉपरेट। अगर मैं कॉपरेट कर रहा हूँ, आधी रात में जाग के वीडियोस बनाता हूँ खुद के टाइम निकाल के, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। देखो आपकी स्क्रीन पे जो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं वो एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग के बहुत प्यारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि इस बार इनमें से कोई क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि किसी ग्रह के परिता एक सैटेलाइट के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक उपग्रह, सैटेलाइट की, देखो किसी प्लैनेट के चारों ओर, आपको पता है कि ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो वैसे हम GS में नहीं जाते हैं। उपग्रह की जो कक्षीय चाल है, ऑर्बिट वेलोसिटी है, वो अगर 41.4% इंक्रीज हो जाए तो, अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं उनके क्या है कि ये चीज़ देख के कुछ क्लिक हो जाना चाहिए। 41.4%, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, अभी क्लिक नहीं हुआ है तो डोंट वरी, एग्जाम में क्लिक होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब देखो अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है, अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, जो आपकी ऑर्बिट वेलोसिटी थी पहले 100% थी, जब उसे 41.4% बढ़ाएंगे तो वो 141.4% नहीं हो जाएगी खुद की, तो 141.4 VO कर सकते हैं इसको। और जब ये परसेंट है तो नीचे परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, यानी कि दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो न्यू वेलोसिटी हो जाएगी वो 1.414 हो जाएगी VO। अब इसको हम जानते हैं, ये √2 की वैल्यू लिखी है, किसकी वैल्यू लिखी है, 1.414 जो होता है वो √2 का मान होता है, यानी कि इतना वेलोसिटी बढ़ाने के बाद वो √2 गुना हो जाएगी। जो ऑर्बिट वेलोसिटी इनिशियल रही होगी उसका √2 गुना हो जाएगी। अब क्या आपको कुछ याद आया, जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिट वेलोसिटी का √2 टाइम्स ही तो होती है। ये रिजल्ट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एयरफोर्स के पेपर में। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अपने सीनियर से पूछ के देखो, जो सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे एक सिर्फ एस्केप वेलोसिटी का नाम ले देना, वो बता दें कि ये क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत आता है, फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। अब अगर ये √2 टाइम्स हो गई मतलब वो एस्केप बन गई वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि वो जो है पलायन कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर, ग्रह पे गिर जाएगा, ये सब बकवास है, वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी बन गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, आपको इतना दिख के आपको समझ में आ जाएगा कि जब 41 बढ़ेगा तो वो 141 पॉइंट कुछ हो जाएगा, वो √2 का मान होता है, और √2 की अगर गुना हो जाती है वेलोसिटी तो वो VE बन जाती है, और VE बन जाएगी मतलब एस्केप कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग। और दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या है कि एक गोलाकार ग्रह से पलायन वेग VE है, ठीक है, एक गोलाकार ग्रह है, एक जो उससे पलायन वेग VE है, एक अनदर ग्रह से क्या है कि जिसकी रेडियस 2 टाइम्स है और उसका डेंसिटी हाफ है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसकी रेडियस जो है वो 2 टाइम्स है और डेंसिटी हाफ है, तो उससे पलायन वेग क्या होगा। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं है जो रिमेन चेंज वाला, अनचेंज वाला, क्योंकि अब क्या है कि कोई चीज़ आप रटते हैं, मैं देख रहा हूँ, अब छोड़ो वो बातें, क्रिटिसिज्म नहीं करना है मुझे। अब देखो हमें क्या कंसेप्ट पे फोकस करना है। आप एक बात बताओ,
आप आशा कर रहा हूँ कि पॉज करके खुद से तो कर ही रहे होंगे। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2gme/r। ठीक है, जब ऑर्बिट वेलोसिटी होती है तो उसमें 2 नहीं होता है, इसका स्क्वायर रूट। अब हम देखें, हमें रेडियस होनी चाहिए उसमें और डेंसिटी होनी चाहिए, तो क्या हम मास को डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं? वी कैन रिप्लेस मास बाय डेंसिटी बाय फॉर्मूला। देखो, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुना घनत्व, यानी कि एम ई की जगह पे हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, गोलाकार है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस का क्यूब इंटू डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी भी आ गया। अब हम देख रहे हैं, अब फिलहाल हम अगर इस आर से इस आर को काट दें तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर हमारा जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो वो आर हो जाएगा, केवल आर। और जब डेंसिटी का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो डेंसिटी का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के और स्क्वायर रूट ऑफ रो यानी कि डेंसिटी के। तो इस चीज़ से हमने 2 बातें सीखी। अब देखो, इसको मैं पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बकाया मैं समझाने पे पूरा फोकस करता हूँ। अगर हमने ये देखा कि एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के और स्क्वायर रूट रो के, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि वी ई जो फाइनल होगी और वी ई जो इनिशियल होगी वो हमारा आर फाइनल होगा। आर, अब त्रिज्या फाइनली उसने कहा है 2 गुनी है तो 2r कर लेते हैं, नीचे आर रखते हैं, इनटू डेंसिटी का स्क्वायर रूट में लिखते हैं। डेंसिटी आधा करना है, यानी कि फाइनली हम आधा कर देते हैं और इनिशियली हमारा रो था। अब आप देखना ध्यान से, आर से आर कट गया, ठीक है कट गया, रो से रो कट गया। अब इधर बाहर तो 2 है और स्क्वायर रूट के अंदर 1/√2 है। अब आप एक बताओ, 2 को हम क्या √2 गुणा √2 नहीं लिख सकते हैं? अगर हम 2 को √2 गुणा √2 लिख सकते हैं तो 1√2 कट जाएगा तो केवल √2 बचेगा, यानी कि √2 टाइम्स हो रहा है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऑप्शन हमें सही दिख रहा है। तो आशा करता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप लोग जीनियस हो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लक्ष्य एयरफोर्स का जो फैमिली है वो छोटा जरूर है लेकिन बहुत पावरफुल है, और एग्जाम में धमाका अब की बार करेंगे हम सब मिलके। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ मैं लगा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करो और इस बार कुछ यूनिक करते हैं। देखो, एक पाइप है, ऑर्गन पाइप है, उसकी लेंथ 85 सेंटीमीटर है, जो एक सिरे पे बंद है। एक सिरे पे मतलब बंद है तो वो क्लोज ऑर्गन पाइप बन गया। ठीक है, इतना तो मेंटल, इतना क्लिक हो गया इतना पढ़ते ही। अब क्या है कि पाइप में एयर कॉलम्स की जो जो दोलन, जो ऑसिलेशन है, उनकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी जिसके लिए फ्रिक्वेंसी इतने हर्ट्ज से कम रहे, 1250 से कम रहे, और वायु में जो एयर का स्पीड है वो आपका, जो वायु में ध्वनि का वेग है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, तब तक मैं पानी पी लूँ। तो क्लोज आर्गन पाइप के लिए क्या फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का, 2m+1 इंटू वेलोसिटी बटे 4l। हाँ, वो बात अलग है कि आपने याद अभी तक ऐसे ही कर रखा होगा v/4l। वो आपका जब m बराबर 0 रखेंगे तो v/4l ही आएगा, लेकिन जैसे ही 1 2 3 सक्सेसिवली रखते जाएंगे तो उसका जो मानक रूप होता है फॉर्मूले का बंद आर्गन पाइप के लिए वो यही होता है 2m+1 v/4l। वैसे आई होप कि बहुत सारे बच्चों को सबको याद होगा। एक बार मैं फिर से लिख दूँ फॉर्मूला, 2m+1 इंटू v/4l। देखो, थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको इसमें करना पड़ेगा। अब देखो, इन्होंने कहा है कि 1250 से कम, यानी कि 1250 से हमें कम रखना है। बस इसी कैलकुलेशन को तो करना है। बस यार, इसी कैलकुलेशन को आप जितना इजीली कर लोगे उतना जल्दी आप फाइंड कर लोगे कि कितने कम से कम पॉसिबल ऑसिलेशन होंगे। तो क्या करूं, अब मैं कहाँ से शुरुआत करूं? v का मान रख देता हूं। तो v का मान कितना है, 340। मैं यहाँ पे v को रिप्लेस कर रहा हूँ, 340 लिख देता हूँ v को। मैं कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, बाकी मुझे जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ, थोड़ा क्लाइमैक्स बचा है। अब देखो, 4l लेंथ की जगह पे हम लिख सकते हैं 85 सेंटीमीटर को हम जब मीटर में बदलेंगे तो 0.85 हो जाएगा, क्योंकि बटे 100 करेंगे तभी तो वो मीटर बन पाएगा। अब देखो, 0.485 में जब 4 से आप गुणा कराओगे तो आपका वो कितना आ जाएगा, 340 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34.0 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस 85 से दशमलव, अगर यहाँ पे 2 जीरो और लगा दें तो डेसिमल खत्म। अब 85 चौक यानी कि 85 4 जा हमारा 340 होगा, तो ये पूरा 340 कट जाएगा, और एक जीरो से ये एक जीरो कटा और एक जीरो से यहाँ पे दशमलव आ गया। अब देखो, कैलकुलेशन करना आपको सीखना है। अब क्वेश्चन हो चुका, क्यों? क्योंकि इधर लिखा हुआ है 2m+1 और इधर लिखा हुआ है 12.5, यानी कि 2m और +1 भी अगर उधर जाएगा तो वो 11.5 बचेगा, 11.5। और अगर 2 से भाग भी हम दे दें तो हमारा 5.75 बचा।
अब बताओ m का मान हमारा 5.75 से कम रहेगा, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी आई, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। अब बताओ कुछ कठिन था क्या, और ये भी नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। सिंपली हमें क्या करना था, उन्होंने पॉसिबल वैल्यू उसके पूछी थी, फ्रिक्वेंसी हमें 1250 हर्ट्ज से कम रखनी थी, तो हमने कम का चिन्ह लगा दिया इधर, मतलब ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कम ही रहना चाहिए, बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ही तो करी है। अब किसी को लग रहा है कि स्क्रीन पर खिचड़ी बना दी, यार बहुत सारे कमेंट करते हो कि खिचड़ी बना दी। एक तो मैं वैसे ही डिमोटिवेट हो रखा होता हूँ ऐसे, मतलब कि किन हालातों में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये ना समझते हो, आप कह देते हो स्क्रीन पे खिचड़ी बना दी, तो यार बड़ा बुरा लगता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करना, बस पढ़ते रहो यार, फोकस करके यार इनको समझने की कोशिश करो। बिलीव मी, अगर इतना आप कर लेते हो तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप ज़रूर एयरमैन बनोगे, ये ठीक है। आपका सपना और आपके घर वालों का सपना ज़रूर पूरा होगा, बस थोड़ा कोऑपरेशन बनाए रखो। देखो दो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, मुझे बेसिकली सेकंड क्वेश्चन आपको समझाना था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपको तब समझ में अच्छे से आएगा जब आप फर्स्ट कर लोगे। वैसे अगर डायरेक्ट में सेकंड ले लेता तो फिर आपको बहुत टफ लगता हो सकता, जैसा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं। तो क्या है कि आप देखो इसमें क्या है, इन्होंने फोर्स बराबर दिया है कितना, जो 7 - 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन। इस प्रक्रम में वर्क डन बताना है। तो अब एक बात बताओ, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता क्या है। अगर ये वेरिएबल दिए रहें तो हम क्या करते हैं, f/dx कर देते हैं, और यहाँ पे 0 से 5 तक है तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप एक बात बताओ कि जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, समाकलन करना है, जो फोर्स दिया हो उसका समाकलन जल्दी से करना है, और उसमें लिमिट लगानी है 5 से 0 तक। और लिमिट लगाना सबको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जल्दी से आपको क्वेश्चन आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा, तो आप उनको इसका जब भी आपको इस तरह से वेरिएबल दिए हों तो आपको पहले उसका समाकलन करना है। 7 का समाकलन 7x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7x हो जाएगा, -2 और x का x²/2, तो 2 कट जाएगा, तो हमारा कितना x² बचेगा, +3 x² का करेंगे x³/3 होगा, तो 3 कट जाएगा, तो x³ हो जाएगा। तो हमने समाकलन कर लिया। अब बस इसमें हमें लिमिट ही तो लगानी है 0 से 5 तक, यानी कि 5 ही लगा दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएंगे तीनों। तो 5 करेंगे, तो 5 जब रखेंगे वैल्यू तो 7×5 = 35 इधर आएगा, इधर माइनस का 25 आएगा, और प्लस इधर 125 आएगा, यानी कि 125 में से 25 गया, 100 बचा, 100 में 35 जोड़ा तो 135 जूल आंसर हो गया। अब देखो कठिन लगा है, बहुतों को लगा है मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ यार, अब मेरी भी मजबूरी है, मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक कराने हैं। अब थोड़ा अगर कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है तो बस यार मुझे कमेंट कर दिया करो अगर समझ में आ जाते हैं, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे। अब जैसे ऑप्शन अब आपके लिए बहुत इजी हो गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने फोर्स दिया है और वेरिएबल कितना है, ए और बी तो कांस्टेंट ही है। अगर ए और बी कांस्टेंट है तो सबसे पहले इसका जल्दी से वो कर लो, जो समाकलन, ए एक्स का क्या हो जाएगा, x²/2 कर लिया, प्लस बी x² का x³/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना ही देख के हमें कुछ एक फीलिंग आने लगी कि आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी हम एल तक है, 0 से एल, इसमें 0 से एल तक भी, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स की वैल्यू जब एल रखोगे तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, AL²/2 + BL³/3। तो कुछ टफ जैसा था नहीं इसमें, बाकी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे कराऊंगा जो आपको चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि एग्जाम में एज इट इज़ मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेक्टर 2i कैप + 3j कैप तथा बाई एक्सिस के साथ बीच में जो कॉर्ड है वो क्या होगा। तो एक बार खुद से कर लेना आप कौन सा मेथड लगाते हो। और अब देखो कैसे करना है इसको, हमने क्या करा, हम फिगर बना के करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली फॉर्मूले से सभी कर लोगे। कोशिश करते हैं, आई का कोफिशिएंट 2 है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो 2 चला होगा, इधर 2 चला, ठीक है, यहाँ पहुँचा। फिर बाई पे 3 चला, 3 इधर 3 चला देते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो वाई कोऑर्डिनेट यही तो है, बाई एच इसके साथ जो कोण बना रहा है थीटा, यही तो हमें फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको इससे मिला देते हैं तो ये 3 इधर है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 2 है नीचे तो ऊपर भी 2 हो जाएगा। अब ये थीटा फाइंड करना है इस ट्रायंगल के लिए, ये बेस है हमारा, ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है हमारा 2 और बेस इस थीटा के लिए बेस कितना 3 हो जाएगा, 3। तो यहाँ से थीटा निकालेंगे, टेन इनवर्स 2/3 आएगा, बी ऑप्शन। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर एक्सिस वाला आ जाए, वाई एक्सिस से या एक्स एक्सिस से, तो आप फिगर बना के ईजिली उसको अप्रोच कर सकते हो। हर बार ज़रूरी नहीं है कि एक ही पे आप वो रहो कि हमें वही मेथड हमेशा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250
250 किलोग्राम मास का एक लिफ्ट है, मास की एक लिफ्ट है जो एक्सीलरेट कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर। तो फिर उस डोरी में टेंशन क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेवी में आ भी चुका है, जिसने अभी ये वाला एसएसआर वाला एमआर का पेपर दिया होगा और वो फिजिक्स में ही फेल हुए होंगे अनफॉर्चुनेटली, तभी तो वो इन वीडियोस को दोबारा देखने की नीड है, तो उनको पता होगा ये पेपर आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं फिर ऐसे ही हवाई फायरें करता रहता हूँ। अब देखो, जो अब मैं तो पेपर दिया नहीं है, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट हैं वही बताते हैं, तो मेमोरी बेस्ड होती हैं चीज़ें। अब देखो, डोरी के टेंशन के लिए अगर ऊपर एक्सीलेट कर रही है तो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा आपका mg+a, यानी कि टेंशन वही तो होगा जो उस पर लग रहा होगा। कितना? mg+a, और नीचे आने के लिए g-a। अब इसमें सारे वैल्यूज़ रख लो। m का मान 250, हमने 250 रखा। g का मान 9.8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, रख लिया। a एक्सीलरेशन हमारा 3 है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9.8 में 3 जोड़ेंगे तो 12.8 हो जाएगा, जिसका हम गुणा करेंगे 250 में। तो ये डेसिमल से ये जीरो खत्म हो गया। अब 128 का गुणा करो 25 में, तो 128 का गुणा जब आप 25 में करोगे तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 128 से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे ये 32 गुणा 4 आएगा, गुणा 25 आएगा, तो 4 और 25 मिलके 100 बना देंगे तो 3200 आ जाएगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे आपको मास देगा 500 kg और कहेगा 2 का एक्सीलरेशन है। ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर 500 kg है और एक्सीलरेशन 2 से ऊपर की तरफ एक्सीलेट कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर से सुन लो, इसका आंसर ज़रूर बताना प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कोई एटलीस्ट कुछ तो हैं जो मेरे बताए हुए चीज़ें करते हैं, मैं जो बोलता हूँ। तो अगर यहाँ पे मास 500 कर लो और एक्सीलरेशन 2 कर लो, आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एक लड़का है, ठीक है, अच्छी बात है, तो उसका कुछ वजन भी होगा, बहुत हल्का है वैसे, 400 किलोग्राम का है लिफ्ट में। और एक बात बताऊं कि वेट भी मेंटेन रखना, बहुत सारे ऐसे होते हैं मतलब जो जंक फूड खा खा के, क्या है कि अगर आप डिफेंस एस्पायरेंट हो तो फिर यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन। आप थोड़ा खाने पे भी कंट्रोल, और अगर आपका वेट कम है, अंडर वेट हो आप, तो फिर आपको ऐसी चीज़ें जैसे केला हो गया, दूध हो गया, तो थोड़ा न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल होता है और उसमें वेट, जब आपका मेडिकल एग्जाम होगा तो वेट भी आपका होगा। तो इन चीज़ों पे अभी से फोकस करो, केवल ये नहीं कि फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं और वेट वजन एकदम से छिपकली की तरह। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। एक जो सोल्जर बनता है जाके, वो बहुत मेंटली फिजिकली हर तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर आप लोग का वजन नहीं है सही तो प्लीज़ उसे करो, ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़े ऑब्स्टिकल हो जाते हैं आपके। लड़का पढ़ता तो खूब है। अब क्या है कि सबसे ज़्यादा कब होगा उसका पैरों का अनुभव, यानी कि कहने का मतलब यही है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है। कहते हैं कि जब वो ऊपर की तरफ एक्सीलेट करती है तभी तो उसका वेट सबसे ज़्यादा वो फील करेगा। तो ऊपर की तरफ एक्सीलेट करने वाला ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो। अब हमें आंसर 4 नहीं निकालना है, तो हम क्या करें, नीचे 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 की ओर हो ही नहीं सकता। जब वो ऊपर जाएगी, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलेट करेगी तभी तो उसका ज़्यादा होगा वेट, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली डी हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमने नहीं निकाला कि 4 कैसे आया। अब देखो, जहाँ पे भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख रहे हो वहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके लिख लेना। एक रस्सी है जो मेज पर पड़ी है, उसका कुछ भाग मेज के किनारे लटका है। जब रस्सी का लटका हुआ भाग कुल लंबाई का 20% होता है तो रस्सी फिसलना स्टार्ट कर देती है। रस्सी तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हर बार यही रहेगी, बस यहाँ पे कभी कहेगा कि 20% लटका होता है तो कभी कहेगा कि 25% लटका होता है। यूजुअली 2 ही परसेंटेज दी जाएंगी, 20 या 25। देने को वो 50 भी दे सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उन पे ध्यान देना कि आपको इसको शॉर्ट में, मतलब इसके लिए मैं सिंपलेस्ट अप्रोच आपको बताऊँ। एक रस्सी है, ठीक है, ये टेबल पे सपोज ये मैं टेबल बना लेता हूँ, वैसे नहीं बना पाता हूँ, टेबल है, ठीक है, उस पर ये रस्सी है। वो कह रहा है ये रस्सी जो है, इधर लटका हुआ जो पार्ट है वो 20% है, तो रेस्ट जो 80% है वो ये होगा, ठीक है, 80% ये हो गया, ठीक है। अब हम पहले आपको वो बताते हैं अप्रोच। अब जैसे 20% ये है तो यहाँ पे इसका मास कितना, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो मास इसका m/5, और इसका रेस्ट मास 80%, 80% का 4/5, 80% का मतलब 4/5 m। अब देखो, पहले तो मैं इसको समझाने ना लग जाऊं, पहले आपको वो बताऊं जो अप्रोच आपको दिमाग में फीड करनी है। आपको क्या लिखना है कि 2%, एक 20% अगर लटका हुआ है तो 80% वहाँ होगा, ऊपर जो नहीं लटका होगा इधर, तो ऐसे ही यहाँ पे 20% लिखा। 20% का फ्रैक्शन मतलब 20/100,
यानी कि 1/5। 80% का फ्रैक्शन मतलब 80/100, यानी कि इसको 20 से कट करेंगे तो 20 से 4 बार और 5 बार, 4/5। अब क्या करना है, जो बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा उसमें म्यू, यानी कि यही हमें जो कोफिशिएंट है वो फाइंड करना है, इनटू जो फ्रैक्शन हमने यहाँ लिखी वो ये लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू, इसको इक्वल कर देंगे इस फ्रैक्शन के। ये फ्रैक्शन कितनी है, 1/5। अब बताओ कितना टाइम लगा, 5 से 5 कट गया, तो जो म्यू है वो हमारा 1/4 आएगा, 4 इधर डिवाइड में आएगा तो 1/4 आया। 1/4 का मतलब 0.25, यानी कि बी ऑप्शन आ गया। अब बताओ, हो सकता है बहुतों को लग रहा हो कि ये क्या बता रहे हैं, क्या ये यार ये कैसे मैं करूँ, अभी मैं समझा दूंगा फिर आप इजीली कर लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 25% होता है, एक बार समझते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका 25% होता, रस्सी का भाग जो लटका हुआ है, तो इधर 75% होता। 75% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। ठीक है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू में म्यू लगा देना है, जो कोफिशिएंट में फाइंड करना है। इधर जो छोटी फ्रैक्शन है 25, 1/25 का मतलब 1/4 लिख ली, 4 से 4 कट गया, म्यू हमारा कितना आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 को 0.33 लिख सकते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको, आप देखो इसको मैं बता भी सकता हूँ, जैसे इधर मास कितना है, इधर आपका इधर mg लग रहा होगा। ठीक है, अगर देखो इधर mg लग रहा होगा, इधर आपका नॉर्मल लग रहा होगा, और इधर, तो अगर हम उनको इक्वेट करेंगे तो म्यू mg लगेगा ऊपर, और रस्सी का मास इधर कितना m/4 है, तो इस mg को हमने म्यू इधर m/4 है तो इधर 3m/4 है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, जो फ्रैक्शन का नॉर्मल तरीका है पूरा लगाएंगे। तो क्या आप इसको प्रेफर करोगे कि आप सीधा जो मैंने टेक्निक्स बताई उनको प्रेफर करोगे? और ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ये मतलब मुझे एक्सपेक्ट है कि ये क्वेश्चन अब की बार आएगा रस्सी वाला। ठीक है, और अगर आता है तो एक बार आके फीडबैक देना, अभी नहीं, अभी अगर याद रहे तो अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना मेरा चैनल। और मुझे क्या चाहिए होता है तुम लोग से, एक बक्से को बल F लगाकर एक खुरदरे तल पर नियत वेग से घसीटा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। घर्षण कोण थीटा है, तो F न्यूनतम कब होगा? F न्यूनतम के लिए ये कंडीशन आप इफेक्ट की तरह याद रखो तो अच्छा है, जो अल्फ़ा और थीटा दोनों इक्वल होंगे तभी फोर्स न्यूनतम होगा। ठीक है, ऐसा फिगर आ जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे अप्रोच करना है। का वह इमेजिनरी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है जिसके लिए इक्वेटर पर पिंड का जो भार है, वेट है, 0 हो, यदि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर और जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि जी का वैल्यू हमें यही रखना है 10, तब आप 9.8 नहीं रख सकते। ठीक है, एनीवेज कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, आप एक बात बताओ, इक्वेटर पे मैंने जब आपको ग्रेविटेशनल अच्छे से पढ़ाया अगर है तो आपको याद होगा, मैंने अपरेंट ग्रेविटी के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, G-ओमेगा²r। केवल इसकी नीड है आपको और हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये 0 रख देंगे क्योंकि वो कह रहा है पिंड का भार वहाँ विषुवत रेखा पर 0 हो, तो ये 0 अगर रखेंगे तो ओमेगा² उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा² बराबर जी लिख सकते हैं। यानी कि हमें ओमेगा फाइंड करना है तो वो G/r हो जाएगा, ये r यहाँ से हटेगा और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। यानी कि फाइनली मेरा जो आंसर होगा वो √G/r ही तो होगा। G का मान 10 है, r का मान 6400 है, बिकॉज ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो 3 जीरो और लगा देंगे, यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। बस मेरा आंसर आ चुका है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो 64 जो है वो वर्गमूल से बाहर आएगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि 1/8 तो डेफिनेट है। अब देखो कितने जीरो, 2 जीरो है, वर्गमूल से बाहर आएंगी, अगर 4 जीरो हैं और वर्गमूल से बाहर आएंगी तो 2 जीरो हो जाएंगी, यानी कि 1/800 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा था क्वेश्चन बहुत, बस ये है कि मेरी कोशिश ही यही है कि हर उस तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू कराना कि एग्ज़ाम में आप एकदम से फोड़ के आओ। और एक बात और बता दूं कि मैंने अभी एक परसों वीडियो रिकॉर्ड किया था, आई थिंक 20 मिनट का है, तो उसका टाइमिंग ऐसा रहा कि वो जैसा होता है ना, कभी कभी सुबह वीडियो अपलोड करो तो शाम तक अच्छे व्यूज़ हो जाते हैं, तो उसको मैंने शाम में अपलोड किया था तो वो बहुत ही कम लड़कों तक पहुंच पाया है। तो मैं इस वीडियो में उस वीडियो को ऐड करे दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत लड़कों तक कम पहुंच पाया है, इसलिए। तो जो चाहें, अभी जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है उसको एक बार देख लेना क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मेक श्योर आपने उनके नोट्स बना लिए हैं तो एक बार देख लेना, और जिनका देखा हुआ है एक बार 2x पे रिवाइज कर लोगे तो नुकसान नहीं करेगा। ठीक, सोचोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √T/m। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप नहीं कर पाओगे इसको, क्यों हम कहाँ से टेंशन लाएं, क्योंकि इनडायरेक्टली चीज़ें गिवन है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी, जिसमें आपको आवृत्ति भी दी हो, लेंथ दी हो उसकी तार की, और इस तरह से कहा हो कि इतने पार्ट्स में वाइब्रेट कर रहा है, तो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड रिमेंबर वन फॉर्मूला। क्या है वो?
N इज इक्वल टू P/2L। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ फॉर्मूले जो आपको मेमोराइज होने ज़रूरी हैं, तो इसलिए बोलता रहता हूँ, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो फिर आप बहुत जल्दी कर पाओगे क्वेश्चंस को, मतलब टाइम सेव कर पाओगे। अब देखो क्या, अब इनमें सब कुछ, अब ये हमें पता है क्या, यही तो हमें फाइंड करना है जो √T/m होता है इस फॉर्मूले में, यही तो वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम वेलोसिटी निकालना चाहें इनडायरेक्टली तो 2NL/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2NL, ये 2L का गुणा इधर n में हो जाएगा और p डिवाइड में आ जाएगा बटे p। यही तो हमें मिल गया √T/m यानी कि वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से क्या हम ये फॉर्मूला डिराइव कर पाए, v बराबर 2NL/p। अब देखो सब सारे ही वैल्यूज़ आप रख दो। टू का, अब देखो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, आप सिर्फ मेंटल बता रहा हूँ। n का मान कितना है 300, तो 2 का गुणा 300 में होगा, इनटू लेंथ, उसकी तार की लेंथ कितनी है 4 मीटर, 4 रखेंगे बटे कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 खंडों में वाइब्रेट कर रहा है तो p की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 से ये लेंथ वाला 4 कट जाएगा, यानी कि 2n हमें मिलेगा फाइनली। 2n का मतलब 300 का 2 में गुणा करेंगे तो 600 मीटर पर सेकेंड। मेरा आंसर कौन सा हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया। अब बताओ क्या था इसमें, हमें देखो फॉर्मूला पता होते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे अगर हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं किए, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ऐसा कोई टाइप नहीं छोड़ना है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से हमने ये ड्राइव किया, क्यों, क्योंकि √T/m होता क्या है, वेलोसिटी ही तो होती है, तरंग की चाल ही तो होती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, जो मैंने शायद कल के वीडियो में ही आपको अच्छे से समझाया था। इन क्वेश्चन देखने में आपको बहुत डरावना लग सकता है, और ट्रस्ट मी कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे। आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपको सबसे पहले लास्ट की लाइन अगर दिख जाएगी तो ये बहुत फॉर्चुनेट होगा, क्योंकि इसमें एंड एरर पूछा गया है। जो रेजोनेंस ट्यूब का एंड एरर का फॉर्मूला मैंने शायद 4 से 5 बार बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ कि जो एंड एरर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L2 - 3L1/2, केवल ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ क्या आपको एक्चुअली नीड है इस क्वेश्चन को अगेन पढ़ने की या पूरा पढ़ने की। आप केवल अगर इतना देख के आपने क्लिक कर लिया कि इसमें अंत्य संशोधन पूछा गया है और आपको तुरंत फॉर्मूला क्लिक हुआ, तो आप तुरंत सोचने लग जाओगे कि L2 क्या रखें, L1 क्या रखें। ठीक है, तो फाइनली कितना हो गया, 3.35 हो गया, तो L2 मतलब फाइनली 0.35 माइनस 3L1 मतलब 0.1 में जब 3 से गुणा करोगे तो 0.30 हो जाएगा बटे 2। अब देखो कितना बचेगा, 0.35 में से 0.30 जाएगा तो 0.05 बचेगा। 0.05 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है 0.025 मीटर। अब बताओ हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, अब आप कह सकते हो कि ये हमें मिसगाइड कर रहे हैं, तो आप जो भी समझो, बस मेरा क्या है कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलवाना। ठीक है, तो वो इसी तरह से आएंगे जब आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे और सारे टाइप के क्वेश्चन एक बार आप एग्जाम से पहले कर लोगे तो वहाँ पे आप परफॉर्म डेफिनेटली कर पाओगे। क्वेश्चन में आप एक को क्लू आप एक अगर पकड़ पाते हो, जैसे जैसे हमने यही क्वेश्चन एक ग्लिम्स देखा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते ही हमने क्या देखा कि बीट्स की बात करी गई है। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी गिवन है तो बीट्स से ही ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। 2 तार, देखो हमें क्या है कि मैं ट्रेडिशनली सारी बातें कराऊं वो पॉसिबल है और वही सभी लोग करा भी रहे हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन सिलेक्शन आपका इंश्योर आप अपना तभी कर सकते हैं जब आप कुछ ऐसी आदतें अपने अंदर लाएंगे कि मतलब क्वेश्चन तो सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, सभी का सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, तो आपका सिलेक्शन क्यों होगा, आप उन सभी से अलग कब बन पाओगे, वो कुछ ऐसी ही आदतें हैं। जैसे क्वेश्चन को देखा, अब हमने क्या है कि हमें टाइम सेव भी करना है, प्रेशर भी बहुत है, हमने देखा बीट्स की बात करी गई और क्वेश्चन में कोई डाटा भी गिवन नहीं है। ठीक है, कोई डाटा नहीं है, बीट्स की बात करी गई तो हमें कुछ अपने ओन पे करना पड़ेगा। क्या बीट्स होता क्या है, विस्पंद होता क्या है, फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, यानी कि n1 - n2 बराबर 6 हो सकता है या n2 - n1 बराबर 6 हो सकता था। इस चीज़ को देख के हम केवल इतनी इन्फॉर्मेशन लिख सकते थे या सोच सकते थे। अब ये बताओ कि आपको पता है कि n जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T के, मतलब अगर T1 बड़ा है तो n1 भी बड़ा होगा और n1 बड़ा होगा तो ये वाली इन्फॉर्मेशन अपने आप कट गई, क्योंकि बड़े में से छोटा कटता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं 5 सेकंड में करा दूँ आगे चला जाऊँ, लेकिन उसका क्या फ़ायदा है जब तक आप कुछ उससे सीखो नहीं। मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक गिवन इन्फॉर्मेशन है कि T1 बड़ा है, T1 बड़ा है तो n1 भी बड़ा होगा, और n1 अगर बड़ा होगा क्योंकि T और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, n1 बड़ा होगा तो हमें पता है कि n1 - n2 बराबर 6 हम इसको देख के लिख सकते थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि वाइब्रेट कराने पर 6 बीट्स सुनाई देते हैं। बीट्स होता क्या है, विस्पंद होता है, आवृत्तियों का अंतर हमने लिख लिया। अब उनमें से एक तनाव को थोड़ा सा बदलने पर बीट्स की आवृत्ति अपवर्तित रहती है। ठीक है, तनाव को थोड़ा सा बदलने पर,
तो यदि तारों में प्रारंभिक तनाव T1 और T2 है तो कौन सा परिवर्तन सही होगा। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है और एकदम आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो एक दो बार पेपर दे चुके हैं उनको पता होगा। अब देखो, आप मुझे ये बताओ कि ये अनचेंज रहना है, बीट से क्या कहा है उन्होंने, विस्पंद आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, मतलब बीट से 6 ही अब होंगे। अगर ये तो इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, अगर ये 6 अब रखना है तो ये क्या n1 माइनस n2 था, अब ये n2 माइनस n1 कर दें तो कोई दिक्कत है, मतलब 6 ही होना चाहिए। यानी कि इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आने के लिए हम देख रहे हैं जो नेगेटिव था वो हमने पॉजिटिव बना दिया, मतलब n2 को तो बढ़ाया है, n2 को तो बढ़ाया है और जो पॉजिटिव था उसको हमने नेगेटिव बना दिया, यानी कि n1 को घटाया है। तो सिमिलरली n जो होता है जो उसका वो आपका t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर इसी तरह से T2 को बढ़ाएंगे और T1 को घटाएंगे। अब देखो कौन सा ऑप्शन हम लगा सकते हैं, T2 को बढ़ाना होगा, यानी कि T2 को बढ़ाना होगा, यानी कि बी ऑप्शन। अब देखो इसमें दो ऑप्शन राइट है, सॉरी टू, मतलब ये उस तरह का इसमें कुछ आपको सीखने को मिला ज़रूर होगा। देखो इसमें आपको जब ऑप्शंस होंगे वो ऐसे होंगे, ये एक्चुअल ऑप्शन नहीं है, ऐसे होंगे, उसके बाद लिखा होगा ए और बी, बी और ए, सी और डी। तो ऐसे आप देख पा रहे हो दो बातें इसमें सही हैं, कौन कौन सी, कि T2 को तो बढ़ाया गया मतलब बी वाला, और T1 को घटाया गया यानी कि डी वाला। दो बातें यहाँ पे सही है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भिड़ जाता है अगर अपकमिंग पेपर्स में, तो अब आप डेफिनेटली से mg बेट लटकाने पर उसकी लेंथ में जो इंक्रीज होता है वो वृद्धि होती है, वो L होती है। तो इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है उसका, 1/2 FL/AL, जहाँ पे ये चेंज इन लेंथ होता है और ये एक्चुअल लेंथ होता है। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम हम पर यूनिट नहीं रखते तो यहाँ पे रखेंगे, और वॉल्यूम होता क्या है AL, तो वो A और L, तो AL से ये AL कट जाएगा, तो हमारा फाइनली हाफ FL मिलेगा, यानी कि हाफ फोर्स को हम mg लिख सकते हैं, तो mgl। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ए ऑप्शन इसका सही है, अब आ सकता है और कई बार आ भी चुका है। तो 1/2 mgl अगर उसकी लेंथ चेंज इन लेंथ l होता है। अब देखो ये ध्यान से समझना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि 4 कंडीशंस गिवन है, जिसमें लेंथ और डायामीटर गिवन है, तो वो सभी एक ही पदार्थ के बने हैं, मतलब उनका जो सब्सटेंस है वो एक ही है। तो इनमें समान तनाव लगाने पर किसमें अधिक वृद्धि, चेंज इन लेंथ किसमें अधिक होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको आपके पेपर में देखने को मिले। 4 कंडीशंस हैं जिनमें लेंथ चारों में और डायमीटर गिवन है, उनमें इक्वल टेंशन लगाने पर किसमें चेंज इन लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी मैंने बताया जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ बटे आर स्क्वायर, तो जिसका लेंथ बटे आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उसी में चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा। अब देखो इसका लेंथ बटे आर स्क्वायर निकालेंगे तो आप ये ऑब्जर्वेशन आप मेंटली कर सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 आएगा, और जब डेसिमल हटाओगे 2 ऊपर 0 डेसिमल जाएंगे तो लगभग 200, ठीक है, आ गया, क्योंकि 25 से उसको 2 बार काटेंगे 50 और फिर 2 0। सिमिलरली इसका निकालेंगे तो 100 बटे नीचे एक का स्क्वायर एक ही रहेगा तो ये 100 आएगा, और ये सब इसका निकालेंगे तीसरे वाले का तो 200 बटे 4, यानी कि ये और कम आएगा और कम आता चला जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा ए वाले ऑप्शन का चेंज इन लेंथ जो आ रहा है, क्यों, क्योंकि लेंथ बटे आर स्क्वायर वाले ऑब्जर्वेशन से। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो लंबाई में वृद्धि है वो हमारा ए ऑप्शन में होगी, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि एक जार में 2 मिक्सचर जो है वो मिक्स ना हो पाए, इस तरह से उनको किया गया है, भरे हैं। द्रव पहले का डेंसिटी जो है वो ρ1 है, दूसरे द्रव का डेंसिटी ρ2 है। एक ρ3 डेंसिटी वाले पदार्थ को उसमें डाला गया, ठीक है, ये एक ρ3 डेंसिटी था उसको हमने उसमें डाल दिया, तो क्या हुआ, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है इस तरह से वो किया गया है। तो फिर ρ1 ρ2 ρ3 में कौन सा रिलेशन सही है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आपने फिगर देखा सोच लिया, बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो हमने कभी किए ही नहीं है भाई। फिजिक्स आती है 10th +2 लेवल की आती है, तो ये क्वेश्चन आपके ही डोमेन में आते हैं। अब देखो क्या करना है, हमें सिंपली ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। जब देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है, उसका डेंसिटी आपका D है, और अगर उसमें हम ऐसा कोई चीज़ डालें जिसका डेंसिटी इससे ज़्यादा हो तभी वो डूबेगा, अदरवाइज वो फ्लोट करेगा। ये बात यहाँ पे वो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, उसी को उसने इस तरह से फ्रेम किया है, रिप्रेजेंट किया है कि अगर ये डेंसिटी इसकी इससे कम है तो वो उसी पे फ्लोट करेगा, और ज़्यादा होगी तो उसमें डूब जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे देखें तो ये जो इसका ρ3 था, ठीक है, जो पदार्थ है वो ρ3 वाला ही तो है, तो ρ1 में तो वो डूब गया, ρ1 में अगर वो डूब गया तो ρ3 जो है वो ρ1 से तो ज़्यादा हुआ। मेरी बात ध्यान से समझना। अब देखो ρ3 जो है वो इसमें नहीं डूबा, ρ2 वाले में,
मतलब जो रो 3 है वो रो 2 से कम है। अब रो 2 से कम है, मेरी बात ध्यान से समझो, जो उससे अगर ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा और नहीं ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी तो वो फ्लोट करेगा। अब देखो ये ऑप्शन आप देख लो कहाँ दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा रो 2, देखो रो 3 जो है वो रो 1 से बड़ा होना चाहिए। इसमें ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें 1 2 3 सीधा सीधा ऑर्डर से लगा दिए। अब देखो रो 3 जो है वो रो 1 से बड़ा है तो ये भी गलत हो गया। अब रो 3 रो 1 से बड़ा है तो ये भी कट गया, क्यों? क्योंकि इसमें रो 3 रो 1 बड़ा दिखा रहे हैं। अब यही तो मेरा सही हो गया, क्योंकि जो रो 3 है अब सबसे बड़ा रो 2, तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा मैं भाई समझा भी नहीं सकता हूँ। अब मैं पूरा अपना एफर्ट पूरा 100% अपना दे रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या ही कहूँ मैं अब। देखो अर्थ तल से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसकी हाइट बहुत पूछी जाती है, और ऑप्शन ऐसे होते हैं कि 3600 किलोमीटर लगाऊं कि 36,000 किलोमीटर लगाऊं। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसकी हाइट याद रखना है, इसको फैक्ट को बहुत बार पूछा गया है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, उसकी जो अप्रॉक्स हाइट होती है वो। अब देखो यहाँ पे लगभग टर्म से यहाँ पे देख के आप क्या समझ रहे हो कि एक्यूरेट उसका मेजरमेंट नहीं हुआ है, कुछ अप्रोक्सीमेट हुआ है, और ये बहुत डेटा पूछा जाता है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो आप सैटेलाइट का कितना प्यारा क्वेश्चन है कि मास m1 का एक सैटेलाइट है जो अर्थ से r दूरी पर, और एक मास 2m का है जो 2r दूरी पर है, मतलब ठीक है। तो उनके परिक्रमा टाइम पीरियड का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो देखो केपलर ने कुछ रूल दिए हैं, कुछ फिनोमेना ऑब्जर्वेशन अपने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, उन पे क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। एक बार खुद से आप इसको ट्राई करो पहले। अब देखो आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो उसकी अर्घ दिगाज के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। हिंदी वालों को बहुत अच्छा लगा होगा ये बात सुन के, तो सबने सुना होगा। अब देखो अगर यहाँ से देखें तो टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r का पावर 3/2 हो जाएगा। बस इतना हमें सोचना था। अब देखो टाइम पीरियड का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो हो जाएगा r1/r2। तो r है और r2 हमारा 2r है, क्योंकि उसने कहा है पहले r था फिर 2r था, का होल पावर 3/2 कर दिया, r से r कट गया। अब 1/2 की पावर 3/2, यही मेरा चैलेंज रह गया। वैसे तो देख के हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन डी है, लेकिन कुछ क्यों समझ में आ गया वो अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सीधे सीधे सारे ही हैं, लेकिन ये सीधा सीधा नहीं होगा। अब सीधा सीधा क्या, सीधा सीधा समझाता हूँ क्या सीधा सीधा क्योंकि पावर 3/2 थी, मतलब होल पावर नहीं थी, तो होल नंबर नहीं आएंगे, स्क्वायर रूट आना डेफिनेट है, तो डी हो गया। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कैसे, हमें यही तो बताना है कि 1/2 की पावर 3/2 को सर आपने 1:2 कैसे लिख दिया। तो देखो पहले 1/2 की पावर 3 कर दो, जब 1/2 की पावर 3 करोगे तो 1/8 आएगा। अब उसका स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि 1/2 ही तो बचा है, 3 तो हो चुका। अब 1/8 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 का 1 और 8 का 2 रूट 2, तो ऐसे आया था। लेकिन हमने जो पहले बताया कि स्क्वायर रूट आना डेफिनेट है, इन तीनों में नहीं है, तो वो आप एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आगे अप्रोच कर सकते थे, और वही करना भी चाहिए, ठीक है, अगर पास होना है। नेक्स्ट है जिसमें हमने फिगर देखा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन हर बार ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ना है। आपने ये फिगर देखा, आपको समझ में आया केपलर भैया का कुछ है इसमें। अब केपलर भैया ने क्या कहा था, केपलर ने ये कहा था कि जो उन्होंने सेकंड लॉ था, उन्होंने कहा था कि समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब क्या है, अगर देखो अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि एक ग्रह की सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में दिखाई गई है कंडीशन, उसका फोकस ये वो फलाना ठिकाना। तो ए से बी तक, सी से डी तक जाने पर समय टी1, देखो ए से बी तक यहाँ पे जो टाइम लगा है वो टी1 लगा है, और सी से डी तक जाने में टाइम टी2 लगा है। तो बताना है कि टी1 ज़्यादा होगा टी2 ज़्यादा होगा, क्या होगा। वैसे तो ईजी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कराना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं कोई टाइप नहीं छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने क्या था, समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों एरिया बराबर हैं तो फिर उनका टाइम भी इक्वल लिया होगा उन्होंने, और इन्होंने एरिया बराबर दिए हैं, क्योंकि कहा है क्षेत्रफल उनके बराबर हैं, जो छायांकित क्षेत्रफल हैं, यानी कि जो अंडरलाइंड जो एरिया है वो इक्वल है। और अगर एरिया इक्वल है तो टाइम भी इक्वल लगा होगा, यानी कि उनको तय करने में टाइम भी समान लगा होगा। और ये जो प्रिंसिपल है वो आपका कोणीय संवेग संरक्षण पे काम करता है, एंगुलर प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे वर्क करता है। याद रखना इसको, ठीक है। बहुत पूछेगा कि केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पे काम करता है, झट से बता देना, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, ठीक है। और जो किरचॉफ के नियम है वो सभी, देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। किरचॉफ के नियम, लेंज के नियम, वो किसके संरक्षण पे काम करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी मास्टर PDF नहीं खरीदी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30 रुपये में यार कुछ नहीं आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वो केवल हिंदी में है, तो मैं बता दूं कॉन्सेप्ट हिंदी में नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ में इंग्लिश भी लिखी है, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए हैं वो हिंदी में है। बाकी अगर वो PDF आप लेते हो तो ये नहीं है कि आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा 30 रुपये बर्बाद हो गया। अगर उसके जो 20 पेज हैं, हाँ मानता हूँ कम कॉन्सेप्ट है,
लेकिन उतने ही याद कर लोगे, एक जगह पे आपको मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको यार। ठीक है, समझा करो, रिसोर्सेस मुझे भी जुटाने हैं, तो कहाँ से आपसे अगर मैं वो कहता हूँ कि डोनेट करो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से कुछ आपको दे के कुछ आपसे लेता हूँ, तो फिर आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है चैनल को ग्रो कराने में। समझते नहीं हो आप लोग, बस अब क्या बताऊँ। और डिटेल खरीदने की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर्स हैं उन पे पेमेंट करना, फिर उसी पेमेंट डन का स्क्रीनशॉट आप मेल पे भेजना, तो फिर वो मेल के द्वारा आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, 30 रुपये की ये खरीद सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो उस मेल्स पे भेज सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या पूछा गया है कि कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का मैक्सिमम मान पूछा गया है, और इस तरह का चित्र, इस तरह का फिगर मेरे पेपर में आया था। अब आप लोगों को विश्वास हो ना हो, मुझे अभी भी याद है, और जब से सबसे पहला मैंने पेपर दिया था तब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसमें मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो उसमें क्या था कि ये फिगर मुझे आज भी याद है, पूछा गया था। और जब मैं इसको बना रहा था इस सेट को, और मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हाँ मुझे ये मिल गया। हाँ, डेटा थोड़ा चेंज था, तो मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस करी मैं अब आपको नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बता देता हूँ, अब डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूँ। शायद आपको कोई नहीं बता रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, मतलब इन अ पॉजिटिव वे, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर वही कह रहा हूँ कि मतलब कोई इतना गंदा नहीं पढ़ा रहा है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। सभी बहुत अच्छे हैं, पहले पूरा समझाते हैं जो 12th में हमने समझा है ऑलरेडी, जिसकी कोई नीड नहीं होनी चाहिए एक होशियार बच्चे के लिए। तो मैं आपको डायरेक्ट, आप अपनी नोटबुक में फॉर्मूला लिख लो, ओमेगा मैक्सिमम बराबर टी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम यानी कि टी मैक्सिमम बटे ML। अब बताओ कितना प्यारा सा मैंने फॉर्मूला डब्बा में बंद कर दिया। तो आप अपने डब्बा में बंद करते हो कि नहीं, ये डिपेंड करता है। अब देखो टी मैक्सिमम आपको गिवन है, कितना है आप निकालो क्वेश्चन से। तनाव कितना है, 324 न्यूटन, और आपको 324 देख के एक घंटी बजनी चाहिए कि 324 18 का वर्ग होता है। ठीक है, तो एनीवेज हम लिख लेते हैं 324 बटे ML। अब ML, दोनों ML ही तो दिख रहे हैं, ML दिख रहे हैं। 0.5 एग्जाम का डेटा एक दूसरे के लिए बना होता है। अब देखो 0.5 से 1.5 बाहर आ जाएगा, और 324 से 18 बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना था। तो 18 बटे 0.5 का मतलब आधा, और आधे का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 1 ऊपर रहेगा और 2 ऊपर जाएगा। 36 हमारा रेडियन पर सेकंड इसका वो आ गया कोणीय वेग। देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं पढ़ते। अरे भाई हम क्यों पढ़ें क्वेश्चन, हम कोई IITian थोड़ी ना है, ना हमें नीट का पेपर निकालना है कि वो, या हमें UPSC का CSET लिखने जा रहे हैं जिसमें वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन पूछता है। हमें तो भैया पेपर निकालने से मतलब है, हमें पास होने से मतलब है। फिर बाकी और भी प्रोसेस हैं, उन पे भी तो ध्यान देना है, दौड़ भी तो लगानी है, GD की भी तैयारी तो करनी है। क्वेश्चन ही पढ़ते रहेंगे तो GD की तैयारी कब करेंगे, नहीं ना कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें ऐसी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, हाँ, एक्स अक्ष के लंबवत। मैं फिर वही बात, क्यों पढ़ूं क्वेश्चन। आज के मैंने वीडियो में आपको कुछ सिखाया, अगर जो सीख पाए हो, कि हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। हमने देखा कि हमसे डिफ्यूज़न कांस्टेंट पूछा गया है। अब हमने आज दिन तक ज़िंदगी में नहीं पता कि जी होता क्या है। कोई बात नहीं, नहीं पता है आपको, ये तो पता है कि ये आपका क्या है, ये आपको एक रिप्रेजेंटेशन है कि अब देखो हमें क्या करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सरल है, बस क्या है कि डर जाते हो तुम लोग। अब इन्होंने सब सारी चीज़ें दी गई हैं। क्या कहा है कि एक्स अक्ष के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की संख्या n है। तो हिंदी वालों को बता दूं, जो n की इन्होंने इनडायरेक्टली डायमेंशन दे दी है। क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब प्रति मतलब क्षेत्रफल 1/एरिया, एरिया का मतलब L², प्रति सेकंड मतलब 1/t। तो हमें ये इनडायरेक्टली इन्होंने n नंबर संख्या n थी, तो n की इन्होंने इनडायरेक्टली विमा दे दी, क्या, L⁻², T⁻1। हमें कोई बात नहीं, हमने L की विमा निकाल ली, क्योंकि हम D की डायमेंशन तब निकाल पाएंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई में n की विमा में हम इसकी विमा का गुणा करके और इसकी विमा का भाग देंगे, वही तो हमारी D की विमा होगी। इतना तो आई होप सबको पता होगा। अब इन्होंने क्या कहा है, N1 और N2 क्रमशः X1 X2 पर प्रति एकांक आयतन में कण है, यानी कि N1 और N2 भी हमें दे दिया। क्या, प्रति एकांक आयतन, मतलब प्रति मतलब 1/, और आयतन का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब L3, यानी कि इन्होंने छोटे वाले जो N1 N2 हैं उनकी डायमेंशंस भी दे दी, क्या, L⁻3। अब देखो सबकी डायमेंशंस हमें पता है। X1 X2 क्या है, एक्स अक्ष के लंबवत चल रहे हैं, मतलब वो डिस्टेंस है, मतलब L है। अब हम फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो D की कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन की n की डायमेंशन में x2 - x1 बटे इधर n2 - s1, यही तो D की डायमेंशन हो जाएगी। अब देखो n की डायमेंशन मैंने आपको अभी बताई थी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की लिख देते हैं कितनी, L⁻², क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति टाइम था तो T⁻1, ये हमने n की लिख दी। ठीक है, इनटू, अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करा रहा हूँ। x के लिए L लिख देते हैं बटे
नीचे हमें n1 और n2 ये क्या थे, प्रति एकांक आयतन में थे। प्रति एकांक आयतन मतलब वॉल्यूम का क्यू, और प्रति शब्द लगाए तो l⁻³ बस इतना हमें करना था और कुछ नहीं करना था। अब इसको आप फर्दर जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपको दिख जाएगा l² t⁻⁻1, यानी l² t⁻⁻1 डी हमारा राइट आंसर है।